हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नाइट एजुकेशन में। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी साइंस की हमने पहली क्लास कंप्लीट की थी और आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास का नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका टॉपिक था मापन, मात्रक और राशियां और उनके मापक यंत्र। तो आप अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो आप उसके क्लास वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ से देख सकते हैं। अपना अगला टॉपिक है यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के अधीन गति। इसका हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक वायुयान का ऊपर की ओर उठना है। एक वायुयान ऊपर की ओर कैसे उठ जाता है? ऑप्शन ए, हवा की प्रतिक्रिया ऊपर की ओर होने के कारण। ऑप्शन बी, हवा का घनत्व वायुयान के नीचे से ऊपर की ओर कम होने के कारण। ऑप्शन सी, इसके पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव की तुलना में कम होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी है, वायुयान की नासिका ऊपर की ओर उठी होने के कारण। तो हमारा सही आंसर जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जो कि वायुयान के पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव की तुलना में कम होने के कारण क्या होता है, वायुयान ऊपर को उठ जाता है। बेसिकली होता क्या है कि जो वायुयान के पंख की आकृति इस प्रकार रखी जाती है कि ऊपरी सतह की वक्रता निचली सतह की वक्रता से अधिक हो तथा सामने का किनारा गोल और पीछे का चपटा हो। क्योंकि पंख के सामने का किनारा गोल और पीछे का चपटा होगा तो उसके पंख के ऊपर व नीचे वायु का प्रवाह धाररेखीय होगा। इस कारण पंख पर सामने से टकराने वाली वायु को पंख के ऊपर से गुजरने पर नीचे की अपेक्षा अधिक मार्ग तय करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप ये होता है कि फलस्वरूप पंख के ऊपर से गुजरने वाली की वायु का वेग जो होता है वो नीचे की अपेक्षा कम होता है तथा पंख के ऊपर का दबाव पंख के नीचे के दबाव की तुलना में कम होने के कारण वायु को ऊपर उठाने हेतु आवश्यक उत्प्लावक बल मिलेगा, जिससे क्या होगा कि वायुयान ऊपर उठ जाएगा। और इस घटना को हम बर्नौली के प्रमेय के उदाहरण की सहायता से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका दो और टॉपिक क्लियर हो गए, एक तो उत्प्लावक बल और एक बर्नौली का प्रमेय। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाकर गिरेगी? तो ऑप्शन है सूर्य पर चली जाएगी, ऑप्शन बी चंद्रमा पर चली जाएगी, ऑप्शन सी पृथ्वी पर गिरेगी और ऑप्शन डी इस कक्षा में घूमती रहेगी जिसमें कि ये घुमाई जा रही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इस कक्षा में घूमती रहेगी। ठीक, इसी कक्षा में घूमती रहेगी क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ना तो अंतरिक्ष में जाएगी, ठीक है, अतः उसी कृत्रिम उपग्रह की चाल से उसी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के परितः घूमती रहेगी। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकृति में सबसे मजबूत बल निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे मजबूत बल की बात करें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर है, ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी नाभिकीय बल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और ऑप्शन डी है चुंबकीय बल। तो बात करें हम यहाँ पर, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी की बात करें तो नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे मजबूत बल है। कुछ लोगों का आंसर गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर ऑप्शन में हम नहीं लगा सकते क्योंकि नाभिकीय बल सबसे स्ट्रॉन्ग बल माना जाता है।
प्रकृति में सबसे अधिक शक्तिशाली बल नाभिकीय बल होता है, क्योंकि नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन्स के मध्य लगने वाले बल का नाभिकीय बल कहते हैं। इसकी विशेषता निम्न प्रकार है। आप इसका अगर विशेषता की बात करें तो ये बल आकर्षण का होता है। किसका? आकर्षण होता है इसमें मोस्टली ज़्यादातर आकर्षण होता है, और ये सबसे अधिक प्रबल भी होता है, और इसके परास बहुत कम, लगभग इसका परास जो होता है वो 10⁻⁻14 मीटर तक का होता है। और ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करता। अतः हम बात करें इसमें न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य समान रूप से लगता है ये बल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्न में से किसी एक के संरक्षक सिद्धांत पर निर्भर करती है। ऑप्शन है ए ऊर्जा, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी रेखीय संवेग और ऑप्शन डी कोणीय संवेग। तो हमारा राइट आंसर होगा रेखीय संवेग। जेट इंजन होता है वो रेखीय गति से संवेग करता है, रेखीय गति से। जेट इंजन की कार्यप्रणाली की बात करें तो रेखीय संवेग संरक्षक के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और अगर बात करें संवेग संरक्षण के सिद्धांत की, तो जिसके अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, यानी कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ पर आप इसे ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बत्ती वाले स्टॉप में बत्ती में तेल चढ़ाने का कारण है। सबसे नंबर एक ऑप्शन है कोशिका क्रिया, ऑप्शन बी तेल की श्यानता, ऑप्शन सी तेल का उत्क्षेप और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोशिका क्रिया। कोशिका क्रिया की सहायता से जो बत्ती वाले स्टोव होते हैं उनमें तेल क्या है ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। इसका कारण है कोशिकत्व या कोशिका क्रिया, क्योंकि तेल के पृष्ठ तनाव के कारण कोशिका क्रिया संपन्न होती है इसमें, पृष्ठ तनाव के कारण। तो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारा यहाँ पर राइट आंसर कोशिका क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये नियम दिया था। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर सी है बोहर ने, या ऑप्शन नंबर डी हैंडेल ने। तो एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये नियम दिया था न्यूटन। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। तो ये न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि कोई भी क्रिया अगर हो रही है तो उस पर एक प्रतिक्रिया होगी, यानी F12 बराबर F21 उसके विपरीत होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। अगला क्वेश्चन नंबर 7। एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार होगा। ऑप्शन नंबर ए 100 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी 200 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 400 न्यूटन या ऑप्शन नंबर डी 0। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0, क्योंकि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यानी अगर हमको ये द्रव भरा है कहीं पर और हम इसमें कोई चीज़ डुबा रहे हैं, बाल्टी वगैरह, तो जितना भार इस बाल्टी का है वो उसके भार के बराबर
ये अपने नीचे का जो पानी होता है उसे विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो भार के बराबर विस्थापित कर देगी तो भार क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा शून्य। किस लगेगा, शून्य प्रतीत होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लोलक घड़ियाँ, सॉरी यहाँ पर कहा है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। ऑप्शन ए है गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण। ऑप्शन बी कुंडली में घर्षण के कारण। ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दौरान में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन है डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कि इसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है आवर्तकाल का, ऊष्मीय प्रसार के कारण लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, हमारा एक फॉर्मूला होता है आवर्तकाल का कि यहाँ पर T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन जी, जहाँ पर L जो कार्य करता है वो लोलक की प्रभावी लंबाई के लिए होता है, लोलक की लंबाई। और यहाँ पर जी की बात करें तो हुआ गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर लोलक की लंबाई पर ये निर्भर रहता है कि लंबाई बढ़ेगी या फिर घटेगी। उसी के अनुसार लोलक की गर्मियों में लोलक का जो कार्य होता है वो कम या तेज़ हो सकता है, यानी सुस्त पड़ जाती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचा जाता है तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, ऑप्शन ए है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। ऑप्शन नंबर बी है पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई। ऑप्शन नंबर सी पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है। या ऑप्शन नंबर डी है पानी से बाहर जाकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। तो अगर हम कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर आने पर बाल्टी क्या होती है, हमें भारी फील होती है। कितनी भारी फील होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सतह से ऊपर आने पर पानी क्या होगी, बाल्टी भारी हो जाती है। क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का भार पानी के अंदर कम तब पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, क्योंकि भार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है। इस बल को उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वायुदाब में कमी के कारण। ऑप्शन बी वायुदाब में वृद्धि के कारण। ऑप्शन सी है स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण। या ऑप्शन डी अत्यधिक भार के कारण। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। वायुदाब में कमी के कारण जो पेन की स्याही होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे रिसने लगती है, नीचे निकलने लगती है। क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब क्रमशः कम होता जाता है। जितनी हम ऊपर जाएंगे पृथ्वी तल से उतना वायुदाब क्या होगा, कम होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुदाब क्या होता है, घटता जाता है। पृथ्वी के निकट समुद्र तल से लगभग 110 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब लगभग 1 सेमी कम हो जाता है। कितना, समुद्र तल से
110 मीटर की प्रति ऊंचाई पर कितना 1 सेमी वायु दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। इससे हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्योंकि वायुमंडल दाब का कम हो जाता है। वायुमंडल दाब क्या होता है, कम हो जाता है। जैसी दाब कम होगा पेन से स्याही क्या होगी, नीचे निकलने लगती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो ऑप्शन ए है पानी की तथा नीचे आ जाएगी, पानी की सतह क्या होगी, नीचे आ जाएगी। ऑप्शन बी है पानी की सतह ऊपर उठ जाएगी। ऑप्शन सी पानी की सतह पहले ऊपर उठेगी फिर नीचे आएगी। और ऑप्शन नंबर डी है पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। बात करें यहाँ पर पानी से भरे एक बीकर में जब बर्फ़ का टुकड़ा हम डालते हैं तो जब बर्फ़ संपूर्ण पिघल जाती है तो पानी का जो स्तर रहता है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी पानी का स्तर वही रहेगा जो पहले था। क्योंकि तैरते बर्फ द्वारा घेरा गया पानी का आयतन पिघलने के पश्चात प्राप्त पानी के आयतन के बराबर होता है, अतः बीकर में पानी क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है ऑप्शन ए स्थिति का जड़त्व, ऑप्शन बी गति का जड़त्व, ऑप्शन सी है जड़त्व आघूर्ण, और ऑप्शन डी है हमारा द्रव्यमान का संरक्षण। कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो जो इसमें बैठे यात्री होते हैं वो सब क्या होंगे, उनके सर पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो जैसे ही चलना आरंभ करेगी तो पहले जो ट्रेन थी वो कैसी, एक स्थिर अवस्था में होती है। ट्रेन कैसी होती है, एक स्थिर अवस्था में। जैसी ट्रेन आगे की बढ़नी और स्टार्ट करेगी तो जो बैठे यात्री होंगे वो क्या होंगे, होते स्थिर अवस्था में। जैसी चलने प्रारंभ करेगी तो जो हमें ट्रेन होती है वो तो गति की अवस्था में आएगी, परंतु जो बैठे यात्री होते हैं वो स्थिर अवस्था में ही रहते हैं। तो यहाँ पर लगता है गति का जड़त्व नियम, गति का जड़त्व नियम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जड़त्व के दो नियम हैं, या दो प्रकार कर सकते हैं, एक तो स्थिरता का और एक गति का। जड़त्व के नियमानुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। जैसे कार या ट्रेन में बैठे यात्री कार या ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका यही कारण है कि शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में होता है गाड़ी के साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है। इसी कारण यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण गति का जड़त्व का नियम है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बात करें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, और ऑप्शन डी है हमारे पास विकिरण ऊर्जा। तो हमारा राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा, क्योंकि जो विंड होती है, हवा होती है, वो गति की अवस्था में होती है। तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। किसके द्वारा, किसी पवन चक्की का मान लो, आप पवन चक्की का एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पवन चक्की कैसी होती है, हवा के द्वारा घुमाई जाती है। हवा के द्वारा घुमाई वो किस में, मोटर में कन्वर्ट होती है।
मोटर लगी होती है, मोटर से कन्वर्ट हम करते हैं किसी यंत्रिक मोटर कन्वर्ट होती है, मोटर यंत्र हो गया, तो यंत्रिक ऊर्जा से किस में कन्वर्ट करते हैं हम, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ऑप्शन ए है गुरुत्व नहीं होता वहाँ पर, ऑप्शन बी वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, ऑप्शन सी शोर वायु शोर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, शोर वायु ऊपर की ओर बल। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा, गुरुत्व नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्व बल नहीं, और गुरुत्व बल क्या करता है, गुरुत्व बल हमें अपनी ओर खींचे रखता है। अब अंतरिक्ष में गुरुत्व बल नहीं होने के कारण वहाँ पर लोग क्या करते हैं, जो भी जाते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पर स्थिर नहीं रह पाते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है, ऑप्शन ए अपकेंद्री बल के कारण, ऑप्शन बी अभिकेंद्रित बल के कारण, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और ऑप्शन डी है कुछ अन्य बलों के कारण। तो हमारा राइट आंसर होगा अभिकेंद्रित बल के कारण। कोई भी कक्ष में अगर बात करें किसी परमाणु की, तो एक परमाणु के चारों ओर बहुत सारी कक्ष होती हैं। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर होते हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। वैसे ही यहाँ पर उपग्रह की बात करें तो उपग्रह भी यही कार्य करता है, उपग्रह का भी कार्य सेम होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अभिकेंद्र बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 15 के बाद 16, क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है एकता लाने वाला बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी केंद्र से हट जाने वाला बल, ऑप्शन डी है केंद्र की ओर ले जाने वाला बल। तो बात करें क्रीम निकालने वाले संयंत्र की, तो वहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कारण क्या है, केंद्र से हट जाने वाला बल जो होता है वो लग जाता है, और केंद्र से जब बल हट जाएगा तो केंद्र की ओर बल तो नहीं लगेगा, फिर क्या होगा, सेंटर की ओर, सेंटर से जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, सतह की ओर चलने स्टार्ट कर देंगे, इसकी परिधि की ओर। ठीक है, तो केंद्र से बल हट जाएगा और परिधि की ओर, तो क्रीम क्या होगा, सब उसके चारों दिशाओं में इस तरीके से केंद्र से भागने लगेगा और यहाँ पर साइड से चिपक जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें होता क्या है, जब कोई बल एक वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है तो इस बल को अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, तो अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर लग जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रमा की सतह पर और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात कितना होता है। ऑप्शन ए है 1:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:6 और ऑप्शन डी है 1:8। तो बात करें चंद्रमा की और पृथ्वी की, मून और अर्थ की, तो मून और अर्थ के बीच जो गुरुत्वीय अनुपात होता है वो होता है 1:6 का। यहाँ पर अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात अगर रेशियो 6 है तो वहीं पर चंद्रमा पर कितना होगा, 1 होगा। अतः अगर कोई पृथ्वी का जो व्यक्ति है जिसका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है, अगर वही चंद्रमा पर जाता है, ठीक है, तो वो कुल 6 किलो का बन जाता है। कितने का, 6 किलो का। इसलिए वो
अनुपात इसका कितना है? गुरुत्वीय त्वरण अर्थात हम जी की बात करें तो जी का मान पृथ्वी के केंद्र से दूरी के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर इसका मान ध्रुवों की अपेक्षा कम हो जाता है, तो यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 17 के बाद 18। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत। धावन मतलब होता है धोने वाले, यानी कपड़े धोने वाली मशीन का कार्यकारी सिद्धांत यानी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पहला ऑप्शन है अपकेंद्रीकरण पर, ऑप्शन 2 है अपोहन पर, ऑप्शन सी है 3 है उत्क्रमण प्रसारण पर, ऑप्शन डी है विस्तरण पर। तो हमारा राइट आंसर होगा अपकेंद्रीकरण पर। वॉशिंग मशीन जो कार्य करती है वो करती है अपकेंद्रीकरण पर। वृत्तीय गति में अपकेंद्रीय बल के अतिरिक्त एक अपकेंद्रीय बल भी कार्य करता है, यानी एक वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है और एक अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का कार्य क्या होता है? जो कि केंद्र की ओर लगता है, और अपकेंद्रीय बल जो होता है वो चारों दिशाओं में लगता है। ठीक है, इसी कारण हम जो मशीन होती है वो अपकेंद्रीय बल का कारण सिद्धांत होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 19। सापेक्ष गति का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी जे.सी. बोस, ऑप्शन सी है आइंस्टीन और ऑप्शन डी है प्लैंक। तो बात करें सापेक्ष गति का सिद्धांत की, तो वो दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने ये सिद्धांत दिया था, और आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित सापेक्ष गति के सिद्धांत के 2 भाग हैं, जिसमें कि पहला है विशिष्ट सापेक्ष गति सिद्धांत और एक सामान्य सापेक्ष गति सिद्धांत। एक तो होता है विशिष्ट वाला, विशिष्ट सापेक्ष, और एक होता है विशिष्ट के बाद सामान्य। 2 सिद्धांतों में विभक्त था ये। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। चंद्रमा की सतह पर एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब ऑप्शन ए है इसका भार बदल जाएगा, ऑप्शन बी है इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ऑप्शन सी इसके भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, ऑप्शन डी है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो बात करें चंद्रमा की सतह पर, जब एक कोई चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को जब पृथ्वी पर लाता है तो इसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, याद रखें। क्योंकि ये बताया था कि जो द्रव्यमान होता है वो तो सेम रहेगा, परंतु इसका भार गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 रह जाता है। ठीक है, 1/6 रह जाएगा, अर्थात पृथ्वी पर चंद्रमा की चट्टान का भार 6 गुना बढ़ जाता है। तो ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, और इसका टॉपिक रहेगा स्थूल पदार्थों के गुण। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।